बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य की प्रिय छात्रा, अब तक हम कहानी के विविध आयामों और आसंगों की बात कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा कहानी का पाठ करेंगे। पुरस्कार कहानी की चर्चा पिछले व्याख्यान में मैंने की थी। जिस तरीके से कविता का पाठ होता है उसी तरीके से कहानी का भी पाठ होता है। नाटक सामान्यतः हम पढ़ते हैं, उत्तर दे लेते हैं, वो सारी अलग चीजें, लेकिन नाटक मूलतः मंचन का विषय है। और जब पाठ की बात आती है तो प्रसाद की कहानियों के पाठ का एक अलग और अद्भुत मजा होता है। कारण यह है कि प्रसाद की कहानियों में हमें प्रेम अंतरंग रूप से गुम्फित मिलता है। अंतरंग रूप से गुम्फित का मतलब ये कि प्रेम का कोई एक आसंग इसमें नहीं होता, यानी एक आसंग तक ही सीमित नहीं होता। कहने का तात्पर्य वह व्यक्तिगत प्रेम से लेकर देश प्रेम तक बढ़ता है, और जब वो देश प्रेम की ओर बढ़ेगा तो प्रकृति प्रेम के बिना वो नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रसाद की कहानियों में एक तरफ जहां प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से लेकर देश प्रेम तक आता है, वहीं पर प्रकृति प्रेम के साथ वो उभरता है। और प्रकृति और संस्कृति अपने आप में बहुत अलग चीज नहीं है। इसलिए प्रसाद का प्रकृति प्रेम सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रेम की अभिव्यक्ति को पाता है, और अनेकानेक आसंगों से पुष्ट होते हुए अंततः देश सेवा और व्यक्ति निष्ठा दोनों को साथ लेकर चल पाता है। ये खास विशेषता प्रसाद के कहानियों की है। पहला पैराग्राफ ही पढ़ो तो समझ में आ जाता है कि प्रसाद प्रकृति के कितने नजदीक हैं। ये उन्हें बेहतर समझ में आता है जो तत्समनिष्ठ भाषा के साथ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के ऋतु विज्ञान को ठीक से जानते समझते हैं। अब ठीक से जानने समझने का मतलब ये नहीं कि बाकियों को यह प्रेम समझ में नहीं आएगा। उसकी खास बात है कि कई शब्दों के अर्थ हमें भले ही यहाँ पर समझ में ना आए, लेकिन उसके ध्वनि सौंदर्य के कारण वो अर्थ अंतस के गहरे स्थल पर अपने आप उद्घाटित करते रहते हैं, और हिंदी साहित्य न जानने वाले को भी प्रसाद की कहानियां प्रभावित करती हैं। जैसे आर्द्रा नक्षत्र, अब मतलब विविध पक्षों में आता है, और इसकी खास बात यह है कि बारिश के समय ये आता है, और बारिश होने से पहले खूब अंधेरा ऐसा छा जाता है बादलों के कारण कि दिन में भी करीब करीब लगभग रात का बोध होने लगता है, और प्रकृति अपने सौंदर्य की यात्रा नक्षत्र में एक अलग छटा बिखेरती है। उसी की ओर इशारा करते हुए सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश के काले काले बादलों की घुमड़ कमा, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष। ये यहां से कहानी की पेशबंदी करते हैं। यह प्रकृति किस लिए आती है, बादल किस लिए आते हैं? इनका आना किसान के लिए हमेशा
उत्कृष्टकारी होता है। यह कारण ही नहीं कि उस युग का कवि भी बादल से प्रेम करता बहुत दिखता है। निराला की बादल राग कविता पढ़ो और खास करके अंतिम पंक्तियां, जिसमें कि विप्लव, बादलों में यह क्षमता है कि वो विप्लव कर दें, तो उससे प्रतिष्ठित कौन होता है? किसान। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। एक चीज और भी है कि यह जो बादल बरसता है, इससे जो उत्थान होता है, वो जो छोटे मोटे लोग हैं, जो खेती किसानी में लगे हुए हैं, जिनको सामान्यतः समाज अपने मुख्य धारा से निकालने की कोशिश में लगा रहता है, तब से लेके आज तक लगा हुआ है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है इन बादलों के माध्यम से। इसलिए ऐसा लगता है पहले ही शुरुआत में ही कि कहानी के भीतर प्रसाद कहीं न कहीं से किसान की ओर लाएंगे। कहानी का नाम भले ही पुरस्कार। इसलिए प्रसाद के यहाँ कहानी में कोई भी जीवन बिल्कुल एकांगी नहीं हो पाता। इस कहानी में राजा की चर्चा है, लेकिन कहानी के केंद्र में किसान है। और इसलिए और उद्देश्य में जब आते हैं तो पाते हैं कि कहानी देश प्रेम पर आधारित है और पुरस्कृत होती है कहानी व्यक्तिगत प्रेम पर। अर्थात जो अन्नदाता है, किसान है, उसकी प्रतिष्ठा में राजा को झुकना है। यह सबसे पहले किसान की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, प्रेम और प्रकृति की बात करने वाले प्रसाद की खास विशेषता है। और इस कहानी में खासकर यह उभर कर आता है। तीसरा पैराग्राफ पढ़ो। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। इस कहानी में यह पैराग्राफ मुझे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है, जिसे सामान्यतः आज के भी संदर्भ में राजधर्म की चर्चा की जाती है। वो बार बार किसान और अन्नदाता की चिंता तो करता है, लेकिन क्या उसके पैर कभी कीचड़ में सनते हैं? जाके पाँव न फटी बुवाई, सो का जाने पीर पड़ाई। इस पराई पीर को समझने के लिए किसान के खेत में एक बार उस राजा को भी उतरना चाहिए, तब उस पीड़ा को समझेगा जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, सभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो हम अनाज उत्पन्न कर लेंगे। आपके पास पैसा होगा, खरीदने की ताकत पैसे से आ जाती है, लेकिन रिसोर्सेज आपके नहीं होते हैं, वो मूल स्रोत आपके नहीं होते हैं। वो मूल स्रोत प्रकृति ने दिए हैं, जिसमें किसान मेहनत करके उगाता है। इसलिए वो किसान के श्रम का महत्व और बढ़ जाता है कि उस प्रकृति के दिए गए तत्व को आपके जीवन का वो आधार बना देता है। इस दृष्टि से यह पैराग्राफ महत्वपूर्ण है कि राजा को भी एक दिन के लिए ही सही किसान बनना पड़ता है। वो सोने का ही हल क्यों न चलाए, लेकिन हल तो हल होता है, हल तो जमीन पर ही चलेगा, उसमें कीचड़ भी होगी और राजा को श्रम के पसीने बहाने पड़ेंगे।
राजा कैसे अभी इस काम के लिए केवल उतर रहा है, उसका वर्णन करते हुए प्रसाद लिखते हैं, महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। मजबूरी नहीं है किसानी, इस उत्सव में भाग लेना, वहां पर हल चलाना मजबूरी नहीं है, उत्साह और उत्सव का विषय होना चाहिए हर वर्ग के, इसलिए थोड़ा बहुत जुड़ना चाहिए। तो राजा जब जुड़ रहा है तो किसी मजबूरी के तहत नहीं कि देखो यार मुझे तो हल चलाना पड़ रहा है, मधुर मुस्कान के साथ आ रहा है। लेकिन राजा तो ठहरा राजा, सामान्य किसान तो है नहीं। इसलिए राजा जब खेत में उतरता है तो उसकी पूजा प्रशंसा के लिए लोग पड़े हुए। चूंकि उस समय की कृषि प्रकृति से सीधे जुड़ी हुई थी, इसलिए ईश्वर आराधन से युक्त राजा के प्रशंसा में गाए हुए गीत ईश्वरीय आशीर्वचन की आशा से किए जाते हैं। इसलिए राजा जब उस मधुर मुस्कान के साथ खेत पर उतरता है तो पुरोहित वर्ग स्वास्थ्य वाचन किया। अब भाई एक चीज और भी है, सब जैसे भोजन है सभी करते हैं, पत्तल में भी करने वाला भोजन पेट भर देता है, और सोने चांदी के बर्तन वाला भी। लेकिन सोने चांदी के बर्तन में खाने की संस्कृति राजा महाराजाओं की थी, आम आदमियों की नहीं थी। आम आदमी लकड़ी की सामान्य सी मूठ वाला हल ही चलाता था, लेकिन जब राजा चलाएगा उसी हल को तो उस हल का भी एक वैभव होगा, यह बताने से भी प्रसाद चूकते नहीं। और कहते हैं, स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। यहां प्रकारांतर से प्रसाद जी ये संकेत कर देते हैं कि राजा हल चलाने आया है, लेकिन राजा हल चलाने में भी राज वैभव को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकता। वो जो हल हैं वो स्वर्ण रंजित हैं, उसमें बैल पहले से ही जुते हुए हैं और हष्ट पुष्ट हैं। एक किसान का बैल खाने पीने के अभाव में दुबला पतला हो सकता है, लेकिन जिन बैलों से राजा हल जोतेगा वो तो हष्ट पुष्ट ही होंगे और पहले से ही जुते हुए होंगे। तुम में से जिनकी भी खेती किसानी से जरा भी वास्ता पड़ा होगा, जिन्होंने भी ये देखा होगा, वहां पर अपने घर से किसान बैल हाँक कर ले जाता है, हल में उसको बांधता है जिसे जो कहते हैं, उसके बाद बैल चलते हैं और वो खेत जोतता है। राजा को यह सारी तैयारी की हुई मिलती है, राजा को केवल हल की मूठ पकड़ना होता है। चूंकि मूठ राजा को पकड़ना होता है, इसलिए वह स्वर्ण जड़ित होती है, स्वर्ण रंजित होती है, सामान्य लकड़ी की नहीं। बैल इतने ट्रेंड है कि राजा संकेत करता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। बाजे बजने लगे। अब भाई राजा जब हल चलाएगा तो भी उसका वैभव दिखेगा, चूंकि ये उत्सव का विषय है जिसका उद्घाटन स्वयं राजा ही कर रहा है। तो इसलिए जयगान और बाजे बजने लगे, उत्सव धर्मिता इसमें आई, और इस उत्सव धर्मिता के साथ किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। राजा ने उस अन्न का सम्मान करने के लिए जब किया तो एक दृष्टि से देखें तो जनता ने भव्य स्वागत किया। दूसरा दृश्य अगर उसी को देखें तो किसान खेत में जुतता रहता है, अन्न उपजाता रहता है और उसी श्रम के पसीने से जीता है।
राजा वहां आता है। पहले ही पैराग्राफ में मैंने संकेत कर दिया कि यह कौशल देश का प्रसिद्ध उत्सव था। इसमें दूसरे देशों के राजकुमार भी आते थे और कुतूहल से देखते थे। यानी एक खास देश की परंपरा थी, बाकी के राजा इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे थे। यानी कि संस्कृति में किसानी चारागाही का वास होना एक महत्वपूर्ण बात है, जिसकी ओर प्रसाद रेखांकित करते हैं। और भारतीय सांस्कृतिक परिवेश की यह विशेषता रहती है, जिसमें कि आम आदमी से लेकर राजा तक इस किसानी के प्रति आकर्षित रहता है। दूसरे देशों के राजा और राजकुमार भी आते हैं। इसका संकेत करने से प्रसाद नहीं चूकते, लेकिन इसका संकेत करते ही मगध का स्पेशल उल्लेखों करते हैं। और अगली पंक्ति में वो कह उठते हैं, मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। अब इस मगध की कोई न कोई खास भूमिका जरूर है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में।